गुड मॉर्निंग। सॉरी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। चलिए शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग एसए की एक नई जर्नी पे चलेंगे और एसए को कोशिश करेंगे कि सिंस हमारे पास करीब 5 महीने हैं, ठीक है, हम लोग इतने अच्छे से लिख ले कि जब हम लोग पीटी के बाद जब दोबारा प्रैक्टिस पे जाएं तो हमें जीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत ना हो। हम लोग जब पीटी के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय हमारी जर्नी होनी चाहिए कि हमें 180 से 200 मार्क्स लेके आना है। अब आपको लगेगा कि सर कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको अभी कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। जो बोला वो हमने किया और वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। तो अगले 5 महीने हमारा फोकस होगा हमारा स्कोर 180 तक पहुंचना, और जो पीटी के बाद हमारा जो प्रैक्टिस चलेगा उसमें हमारा फोकस होगा 180 से लेकर 200। तो आपका होगा कि सर लास्ट में 20 मार्क्स ही क्यों? क्योंकि वो जो लास्ट का 20 मार्क्स है ना, उसको लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो तभी आ सकता है जब हम पूरी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अब उसमें कितना इनोवेशन डाल सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, कितना डेटा, फैक्ट, एविडेंस, हम लोग वो सब देखेंगे। लेकिन आज से जो मैं एसए का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से लेकर अगले 5 महीने तक हमारा फोकस होगा 0 से लेकर 180 मार्क्स तक पहुँचना। सेकेंड फेज में 180 से 200 मार्क्स पहुँचना। चलिए बात करते रहेंगे हम लोग, बट उससे पहले मैं जो अभी तक हम लोगों ने 2 बैचेज लिए हैं एसए के, एक 68 के लिए, एक 69 के लिए, और 68 के बच्चों के स्कोर भी आ गए। जो मैंने पहला बैच लिया 2 महीने का भी समय नहीं था, करीब 1 महीने 20-25 दिन मुझे जो समय मिला था, उसमें जो हमने बच्चों को पढ़ाया उसमें भी बच्चों ने बहुत कमाल का रिजल्ट किया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके स्कोर कितना है। 176, ठीक है। फिर देखिए 172, 167, 166, 164, 163, 159। ऐसे बहुत सारे स्कोर कार्ड हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो स्कोर बहुत अच्छा किया, अभी उन्होंने भी स्कोर कार्ड भी नहीं भेजा, बट मुझे कॉल किया कि सर हमने 172, 173, 174 जो मेरे पास स्कोर कार्ड था वो मैंने यहाँ पुट करने की कोशिश, और ऐसे 50 स्कोर कार्ड है। एक चीज़ और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगेन मेरा आपसे बड़ा हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट है आप सबसे, सिंस आपने डिसाइड किया है कि सिविल सर्विस करना है, तो यदि क्लास में 2 घंटे बैठते हैं तो प्लीज़ 2 घंटे वो मेरा है, बोर्ड पे रहेंगे, ये नहीं कि दिमाग कहीं और है, बैठे कुछ और कर रहे हैं, और जो हम बता रहे हैं आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद नहीं रख पाएंगे, उसको कॉपी में लिखते रहिए। मेरा वेट मत कीजिए कि मैं कुछ डिक्टेट कराऊंगा, डिक्टेशन का टाइम खत्म हो गया। तो अब खास बात देखिएगा ध्यान से, बोर्ड पे प्लीज। कितना मार्क्स है? पेपर 1 में 150, पेपर 2 में 100, एसए में 159, फिर देखिए 163, 153, 142। इसका मतलब यहां स्कोर दोनों में ज्यादा रहा है, दोनों के कंपैरिजन में इससे ज्यादा स्कोरिंग है। आगे हम लोग चलते हैं, 134, 121 पुअरेस्ट मार्क्स। ये बच्चा हमारे साथ सिर्फ इसे बैच में ही रहा है। 164, देखिए कितना स्टार्क ऊपर चला गया। 137, 111 कितना चला गया? 166, 147, 151, 167, 124, 136, 172। कितना का डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है ना। 176, 138, 126, जबकि इसको बच्चों ने सबसे कम समय दिया। ज्यादा टाइम वो किस में लगे रहे? पेपर 1, पेपर 2, जबकि एससी
कम समय में यदि प्रैक्टिस किया जाए, अभी अभी देखिए आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का 5 दिन क्लास होता है, एस्से का क्लास 2 दिन होता है। मतलब ये 2 दिन भी अच्छे से कर लेंगे ना 5 महीने तक हम लोग, और हम लोग ऐसे भी 1-2 महीने बाद क्लासेस और थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो आप क्या देखने में आपको आ रहा है कि स्कोर जो है एस्से का रिलेटिवली पेपर 1 एंड पेपर 2 से ज्यादा अच्छा होगा। मतलब कि मिनिमम एफर्ट है और मैक्सिमम आउटपुट है, पहली बात। लेकिन मैं फिर से पुट कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं ऐसे ही जाके एस्से लिख सकता हूं? ये पॉसिबल नहीं है। कोई ये सोचता हो कि मैंने बहुत एस्से लिखा है, अभी इतना तो पढ़ा है, जाके लिख दूंगा। मैं ये आपको गारंटी देता हूं, जितने अच्छे स्कोर दिख रहे हैं उसके सीधा हाफ हो जाएंगे या उससे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि एस्से लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल है। इसी बात से आप प्रमाण निकाल सकते हैं कि जब अभी हम लोग आंसर राइटिंग सीख रहे हैं अपने बैचेज में, तो एक आंसर मात्र जो 100-150 वर्ड का होता है उसको लिखने में कितनी परेशानी हो रही है। हम कितने वर्ड की बात कर रहे हैं? 700 से 800 शब्दों का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा। मैं भी जब पहली बार यूपीएससी लिखा और एस्से लिखा तो मात्र मेरे स्कोर 98 थे, यही सोचते हुए कि अबे वहां चल के लिख देंगे। प्रैक्टिस कभी नहीं किया और उसने मुझे मेंस क्वालिफाई नहीं कराया। फिर जब मैंने इसकी इंपॉर्टेंस समझी और जब मैंने उस पर 4 महीना फोकस किया, 5 महीने, तो उस साल मैं यूपीएससी में एस्से का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था 154 आउट ऑफ 250। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि सप्ताह में आप मुझे बस 2 दिन भी दे देंगे ना, तो एस्से में हम लोग 180 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। आइए 180 से हम लोग ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। और यह स्कोर आपके सामने है, आपके सामने दिख रहा है कि पेपर 1 एंड 2 में मार्क्स कम हैं, लेकिन एस्से में मार्क्स ज्यादा है। देखिए मार्क्स ज्यादा है। और ये सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे 1-2 स्कोर कार्ड नहीं, कम से कम 50 से ऊपर स्कोर कार्ड है। अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना स्कोर कार्ड भेजते चले जाओ, और आपको मैं फिर अगले क्लास में 15 से 20 स्कोर कार्ड लेके आऊंगा। सब बच्चों ने 100-150 से तो ऊपर स्कोर किया ही किया है। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम स्कोर है। अभी तो हमारे पास 5 महीना प्लस पीटी के बाद 2 महीना, 7 महीना है, क्योंकि मैं मान रहा हूं 2-3 महीने हम पीटी के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड होंगे, तो इसीलिए उसमें हम लोग मेंस की कोई बात नहीं करेंगे। इस 7 महीने का पहले 5 महीने का यूज करते हैं। करेंगे क्या हम लोग? पक्का? और ट्रस्ट मी, ये जो स्कोर दिख रहा है ना 176, ये पहली बार का था। टाइम कम था, बच्चा डरा हुआ था, उसको कन्विंस करना, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाकर एग्जामिनेशन हॉल में भी भेजना एक बड़ा मुसीबत है। सर मैं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा। लेकिन आप पहले से जब तैयार होंगे तो हाँ 5 महीना काम किया यार, मैं क्यों नहीं लिखूंगा, इतने टेस्ट दिए हैं, इतने क्लास में प्रैक्टिस किया है, तो हम एकदम कर सकते हैं। और इस बैरियर को हम क्रॉस करेंगे। एक और बच्चा है, उसका स्कोर 179 है, ठीक है, उसका स्कोर कार्ड मुझे मिलेगा, मैं जरूर दिखाऊंगा। तो हम 179 को ब्रीच करेंगे। देख रहे सारे स्कोर, ये सारे स्कोर आपको दिमाग में बैठा लेना है कि मिनिमम मेरे को 176 से ऊपर जाना है, मतलब 180 तो मिनिमम चाहिए। और 180 आपका आ गया ना, मान लें इन दोनों में थोड़ा कम भी हुआ ना, कंपनसेट कर देगा। देखिए ये स्कोर इतना हाई था। एक और चीज देखिए बड़ा ध्यान से, ये स्कोर बड़ा हाई है, यहां स्कोर थोड़ा कम भी है, फिर भी ये पहुंच गया कहां? इंटरव्यू में। ठीक है, देखिए आगे और एक दिखाता हूं स्कोर। क्या? एक मिनट, ये क्वालिफाई नहीं हुआ, समझ में? स्कोर पुअर है। मैं ये बस कहना चाहता हूं कि
यदि पेपर 1 एंड 2 में गलती से स्कोर थोड़ा लोअर भी रहा और एस्से में आपने खींच लिया तो आपको खींच के इंटरव्यू में ले जाएगा। ऐसे हमको तीनों पे काम करना है, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस, तो इसीलिए एस्से को आप लोग इग्नोर मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी और अदर एग्जाम में भी एस्से सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। ये नहीं करना है। और आज हम लोग काम करेंगे, जब हम क्लास के सेकेंड फेज में होंगे तो आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अब कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जिसमें हम लोग सिर्फ बातें करेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन पहले हम लोग 2 पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, फिर आगे 2 पैराग्राफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं उससे। हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, घर पे भी मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन क्लास में प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक मेजर सवाल उठता है, एक मेजर सवाल उठता है कि सर एस्से में एग्जामिनेशन का इस सब्जेक्ट का डिमांड क्या है। इस एस्से जो सब्जेक्ट है इसका डिमांड क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है मुझसे। बीपीएससी ने ऐसी कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं की। बीपीएससी ने कहा बस 3 एस्से आएंगे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने बस इतना गाइडलाइन इशू किया। यूपीएससी में देखें, यूपीएससी ने ये गाइडलाइन, यूपीएससी के सिलेबस में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, इतना ही दिया और बोला इतना ही से तुम समझ लो कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसी का चर्चा करेंगे। इससे तो बाद में लिखेंगे, बट पहले समझे तो कि भाई सामने वाला मेरे से चाहता क्या है, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। देखिए इससे में गधों की तरह काम नहीं करना है। क्या चीज नहीं करना है मैं एक पहले बता देना चाहता हूं। इससे में रोट लर्निंग का, मेमोराइजेशन का कोई प्लेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं सर ऐसे का कोई बुक बता दीजिए। मैं बताता हूं दुनिया में कोई बुक है ही नहीं ऐसे के लिए। जितने बुक आप लोगों ने लिए हैं मैं कहूंगा आज ही उसको डंप कर दीजिए, फेंक दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का नेचर जैसे ही चेंज हो गया ऐसे चेंज हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें से कहते हैं एक विमेन पे बट्टा मार लेते हैं, एक टेक्नोलॉजी पे बट्टा मार लेते हैं। क्वेश्चन चाहे जो आए हम लिखते वही है जो हमने उस बुक से बट्टा मारा है। तो बुक का कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या सीखेंगे रोट की जगह, रोट लर्निंग की जगह पे हम लोग क्या सीखेंगे, थिंकिंग, सोचना कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सोचना है। अब जब सोचना कैसे है तो उसके लिए पता तो हो कि हमको मार्क्स कहां मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले डिमांड समझते हैं कि एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं यूपीएससी क्या कहता है एस्से पे, ठीक है। आप पेन ड्राइव डालना चाहते हैं? एक 2 मिनट रुक जाइए, बाद में आइएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यूपीएससी, ये मोटा मोटा 4 चीज कहता है। पहला कहता है कि एस्से को अपने क्लोज रखो, किसके, सब्जेक्ट के। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर लिखो, ना कि खुद से क्वेश्चन बना दिया और आंसर लिख दिया। हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बात क्लियर है। दूसरा, अरेंज द आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन। इसका मतलब कि यदि आप सब्जेक्ट समझ गए, टॉपिक समझ गए, तो अपनी बात को इस तरह से पुट कीजिए कि वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड दिखे। कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्यादा समझ में आती है। और कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे से कोई डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को बता पाता है तो मतलब सामने वाले को समझ में आता है। अच्छा एक बात बताइए, यूपीएससी ने ऐसा क्यों पुट किया होगा कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने आइडियाज को ऑर्डरली फैशन में पुट करना है? ऐसा क्यों किया होगा? क्या चेक करने की कोशिश कर रहा होगा?
हाँ अच्छा एक सेकंड, एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग अमृता, स्ववन, स्लो तो नहीं है? एक बार बताओ मुझे, अभी आवाज क्लियर आ रही है तो? संजीवनी, अमृता, चलो। तो ये इसलिए किया होगा क्योंकि आप सब सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, यूपीएससी भी सिविल सर्वेंट बना रहा है, उन्हीं लोग को चूज कर रहा है। इसका मतलब है कि जब वो व्यक्ति सिविल सर्वेंट बनेगा तो उसका इंटरेक्शन किससे होगा? आम आदमी से होगा। मतलब जब वो आम आदमी को अपनी बात कह रहा होगा तो इस कदर कह रहा होगा कि वो आदमी उसकी बात को क्या करे, समझ जाए। और यदि उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में यदि उस व्यक्ति को बोलने की आदत है तो सामने वाले को समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो देखिए यूपीएससी या बीपीएससी आपको कहां से चेक कर रहा है? आपके पूरे आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग की चेकिंग नहीं हुई, आपने सोचा राइटिंग, अरे राइटिंग का चेकिंग नहीं हो रहा है, ये आदमी सोचता कैसे है, और सोचता है तो क्या उसको अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख पाता है, ये उसकी चेकिंग है। चलिए और आगे आते हैं। पहले हमने टॉपिक को समझा कि हाँ टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद समझ में आ गया तो उसको लिखना कैसे चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तीसरा राइट कंसाइजली, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कंसाइजली। कंसाइजली का मतलब क्या है? एक ही बात को घुमा घुमा के, राम आम खाया, आम राम खाया, खाया आम राम। भाई आप देखते हैं सिविल सर्वेंट ऐसे भी बहुत कम बोलते हैं, लिटरली आप देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बात का क्या है, वजन है, वैल्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखना चाहता है कि आदमी जब आंसर कोई लिखता है तो कैसे बात करता है, क्या वो अपनी बात को कम शब्दों में समझा पाता है या कहानियां कह रहा है। कहानियों का समय है क्या? नहीं। तो तीसरा क्या है, कंसाइजली। तो देखिए आप लेट क्यों आ गई, देखिए सॉरी नहीं, अभी आपका छूट गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट कोई नहीं, इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, ठीक है। लेट नहीं होना है, एक क्लास डिस्टर्ब होती है, दूसरा आप जो शुरुआत का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूट गया, और उसी से शायद क्वेश्चन आ जाए, तो ये सब नहीं करना है। चलिए कंसाइजली मतलब अपनी बातों को मैं क्या कम शब्दों में टू दी पॉइंट बता पा रहा हूं। तो तीसरा चेकिंग मेरा क्या कर रहा है, कंसाइजली। चौथा देखिए क्या कह रहा है, क्रेडिट। देखिए यूपीएससी क्या कह रहा है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा यदि आपने क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझा और एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा और वही बताया जो क्वेश्चन का डिमांड था। मतलब यदि आप क्वेश्चन के अनुसार सिंपलेस्ट शब्दों में अपनी बात को समझा पाए और एग्जैक्ट लिख पाए तो उसके लिए यूपीएससी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देगा। मतलब जो लिख रहे हो प्लस 5 मार्क्स 10 मार्क्स डिपेंड करता है। तो ये चौथा पॉइंट है। तो यूपीएससी का डिमांड क्या है, 4, बताइए मेरे साथ। इस बस 1 मिनट, 4 देखिए क्लास में चुप नहीं रहना है, मेरे साथ बात करना है, ठीक है। हम इन चारों को आज जाके जहां भी आपका स्टडी टेबल है उसको चिपका देना है। ये 4 पॉइंट आप ऐसे जब भी लिखें आपके दिमाग में रहे कि ये 4 पॉइंट में ही मेरे को अपना ऐसे लिखना है। पहला क्या है, सब्जेक्ट के क्या रखना है, क्लूज।
मतलब मैं अपना इंटरप्रिटेशन करके बड़ा दूर नहीं भाग जाऊंगा। मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल ले चुका हूं कि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मेरा दोस्त एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। एक सब्जेक्ट में नहीं, एक्चुअली 6 सब्जेक्ट में ही फेल था। तो उसने री एग्जामिनेशन दिया। री एग्जामिनेशन देते हैं, री एग्जामिनेशन में भी वो फेल हो गया। तो उसने मुझे चेक करने के लिए भेजा कि एक बार देखो कि यार मैंने लिखा तो बहुत अच्छा था, मुझे कैसे फेल कर दिया। तो मैं गया उसकी कॉपी चेक करने। री एग्जामिनेशन में कॉपी रखते हैं सामने, टीचर भी सामने होते हैं। मैंने देखा आंसर बड़ा सब सही लिखा है, बड़ा साफ सुथरा सब आंसर सही लिखा है। तो मैं घबरा गया कि लगता है कि सर से कोई गलती हो गई। तो मैंने गया प्रोफेसर के पास और कहा कि सर इसने तो सब सही लिखा है, मार्क्स आई थिंक आपसे कोई मिस्टेक हो गया है। तो हंसने लगा, पूरे एकदम दहाड़ मार के हंसने लगा। मुझे लगा यार ऐसा क्या मैंने बोल दिया। तो बोला बेटा बात सही है आपकी, आपके दोस्त ने लिखा तो आंसर सही है, बट मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। उसने क्या किया था, अपने से क्वेश्चन अपने से आंसर, अपने से क्वेश्चन अपने से आंसर। मतलब जब उसने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर में मुझे नहीं आता है तो खुद का एक क्वेश्चन बना दिया और लिख दिया जो उसको आता था। तो माय पॉइंट इज, पहला अपने से क्वेश्चन कुछ कह रहा है और आपने कहीं बुक में पढ़ा हो कोई चीज या कोई ऐसे कहीं रट्टा मारा हो, तो ये नहीं कि क्वेश्चन वीमेन देख लिया, वीमेन का पढ़ा था यहां, अब चलो वीमेन जो रट्टा मारा है लिख देते हैं। ये नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला पॉइंट क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के क्लोज रहेंगे। मतलब जो पूछ रहा है वही मेरा क्वेश्चन है, पास्ट की मेमोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ में? तो पास्ट की मेमोरी को भूल जाइए। ऐसे भी मैं चाहे पेपर 1 पेपर 2 ऐसे हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि यदि पिछले एग्जाम में आपका नहीं हुआ है तो अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करें, एकदम जीरो से, पास्ट मेमोरी को भूल जाए, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मैं आज एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है और मैं यहां से जीरो से लेके चल रहा हूं। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि मैं टॉपिक समझ गया तो मैं क्या करूंगा, उसको अरेंज। किस वे में? ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर होगा किसी चीज का। आज कोई सारे लोग जो कपड़े पहने, कोई ऑर्डर है क्या? ऑर्डर है क्या कोई? नहीं, तब उसमें भी एक ऑर्डर है, सब विंटर क्लोथ पहने। लेकिन स्कूल में हम जाते हैं और विंटर में तो कैसे कपड़े पहनते हैं, सबका एक स्कूल ड्रेस होता है। मतलब एक ऑर्डर में होता है, और ऑर्डर में चीज हमेशा क्या लगती है, अच्छी लगती है। चाहे मिलिट्री का देख लीजिए, एक साथ हैंड मूवमेंट, एक साथ। अभी परेड आपने देखा होगा 26 जनवरी का, एक साथ सोचिए, और पूरी परेड 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होती है, सबका एक साथ हैंड मैच करता है। तो ऑर्डर ऑलवेज क्या देता है, अच्छा लगता है। पढ़ने में ऑर्डर क्या देता है, सुनने में और देखने में, तीनों में अच्छा लगता है। इसीलिए हमें क्या करना है, आइडिया को ऑर्डरली। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा कि हां लिखे तो, लेकिन कृपया बकवास ना लिखें। शब्द समय कम है, पेज कम है, और दूसरा क्वेश्चन भी लिखना है। तो जो भी अपनी बातों को कहें, कम शब्दों में अपनी बातों को कह दें। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, कंसाइज। चौथा पॉइंट हम लोग अभी बात ही नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट हम लोग 2 महीने बाद बात करेंगे। पहला 2 महीना हम इन तीनों पे काम करेंगे, समझ में? और 2 महीने बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। बट चौथा पॉइंट हम लोग को क्या दिमाग में रखना है कि क्या होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट कम्युनिकेशन। इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट, जो क्वेश्चन पूछा मैं उतना लिखूंगा। क्लियर है यहां पे? तो आज से हमारा सिलेबस क्या है, यूपीएससी या बीपीएससी का? हमारा सिलेबस है ये। तो बहुत सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस ही नहीं पता था, तो आज से हम लोग को सिलेबस पता हो गया। और मैं बताता हूं, इस क्लास से आप यूपीएससी का ऐसे उठा लीजिए, बीपीएससी का ऐसे उठा लीजिए, कोई ऐसे उठा लीजिए, हम लोग सब लिखते में सक्षम होंगे। एक्चुअली मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यूपीएससी का ही उठाऊंगा। हम लोग प्रैक्टिस जब यूपीएससी का करेंगे तो बीपीएससी अपने आप केक वॉक हो जाएगा।
क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा और समझते हैं कि ये जो 4 पॉइंट हमें बताया इसका मीनिंग क्या है, और थोड़ा उसको और समझते हैं। पहला उसने कहा, क्या कहा था कि सब्जेक्ट के क्लोज रहना। इसका मतलब एस्से का जो टॉपिक मिला उसको हमको क्या करना है, होल्ड करना है, उसको एडहेयर करना है। जो पूछा है हमें वही बताना है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी टॉपिक दिया है उसी पे हमको एस्से लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है। और चाहे हम कोई आर्गुमेंट दे रहे हो, कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उसको क्या करना है, एक शब्द देखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, एग्जाम्पल कुछ उठा लिया एग्जाम्पल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोर्ट में होता है। बच्चा कोर्ट लिखने के लिए मरा हुआ है। क्यों कोर्ट में लिखने के लिए मरा हुआ है? वो कहता है यार याद किया हूं तो लिखूंगा ही। लेकिन भाई जो टॉपिक आपने विमेन पे मान ले 5 विमेन पे 5 कोट रट्टा मार लिया, डन। हो सकता है जो क्वेश्चन आया और जो आपने कोट रट्टा मारा था दोनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं विमेन पे क्वेश्चन आया और विमेन पे मैंने रट्टा मारा, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं, चलो लिख देता हूं। लेकिन वो रेलेवेंट टू सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए सब्जेक्ट जब मैं कहता हूं कि थिंक क्लोजली टू द सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि मैं अपना कोई एग्जाम्पल, आर्गुमेंट, डिस्कशन, कोट, कहानी कुछ भी लिख रहा हूं वो उस सब्जेक्ट के क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है मैं कुछ भी लिख दिया। ऑलवेज। तो यहां शब्द हमको क्या समझ में आया? मटेरियल मेरा रेलेवेंट है क्या? रेलेवेंट है तो लिखता हूं, और नहीं है तो नहीं लिखता हूं। सिंपल सी बात है। चाहे मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सप्रेशन दे रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मेरे को रेलेवेंट पे होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा बात आया ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऊपर कहा था कि अपने आइडियाज को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम जो एक एक पैरा लिखेंगे वो हर पैराग्राफ एक दूसरे का क्या होगा, कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा। ये नहीं कि एक पैरा कुछ कह रहा है दूसरा पैरा कुछ कह रहा है, दूसरा एक दोनों का कोई लेना ही देना नहीं है। मतलब हर पैराग्राफ एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। मतलब एक जैसे पानी बहती है ना, पानी में कहीं ब्रेक होता है क्या? नहीं, पानी एकदम फ्लो करता है। वैसे ही मेरा इससे हर पैराग्राफ एक पानी की तरह बहेगा, जैसे पता नहीं चलेगा कि कहीं कहीं ब्रेक है। अब आप सोचेंगे सर इतना मैं कैसे लिख पाऊंगा? आज तो पहला दिन है, जरूर लिखेंगे। मैं एकदम स्लो चलूंगा। किन्हीं को लगे कि नहीं सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो कृपया आपको जहां फास्ट लगता है जा सकते हैं। मैं एकदम स्लो चलूंगा। मैं आपको आज भी 2 क्वेश्चन दूंगा, पहले आप लिखेंगे और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर मैं उसको चेक करूंगा। इसी मेथड से हम हर दिन चलेंगे। कल की क्लास में हम 5 क्वेश्चन लिखेंगे, 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, बस 2-2 पैराग्राफ लिखेंगे। चलिए अब तो ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या समझ में आया कि एक हर पैराग्राफ एक जुड़ाव में होगा, फ्लो में होगा, एकदम कोई डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। दूसरा कि मेरे पूरे एस्से को हम 3 भाग में डिवाइडेड होगा। कहता है कि एक क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक उसका बॉडी होना चाहिए और एक उसका कंक्लूजन होना चाहिए। मतलब हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो एक इंट्रो के पार्ट में, एक बॉडी के पार्ट में और एक कंक्लूजन के। हम समझाएंगे आपको कि इंट्रो में जब सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर। लेकिन अभी हम कह रहे थे सेकेंड पॉइंट पे, ये जब बात हम कह रहे थे अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि हर पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा होगा और पूरे एस्से को हम 3 भाग में बांटेंगे, एक इंट्रोडक्शन में, एक बॉडी में, एक कंक्लूजन में।
कोई डाउट यहां? चल, डन है। तीसरा कि जब हम कह रहे हैं कि जब हर पैराग्राफ कनेक्टेड होगा, इसका मतलब हर पैराग्राफ जो मेन आर्गुमेंट है उसकी बात कर रहा होगा, और हर पैराग्राफ एक आइडिया या ग्रुप ऑफ आइडिया के बारे में बात करता है। ये बात आप समझ रहे हैं? हर पैराग्राफ एक आइडिया के बारे में बात करता है या एक ग्रुप ऑफ आइडिया के बारे में बात करता है, और ये सब जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बात करता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हर पैराग्राफ मेरे आइडियाज किससे कनेक्टेड है कि नहीं। चलिए, तीसरा, हमारा तीसरा क्या था? कंसाइज। अब कंसाइज का मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं या अपना आंसर लिखते हैं तो वहां पे मैं देखता हूं कि प्रॉब्लम हो जाती है। हम नॉर्मल ही देखिए, जब इंटरव्यू में भी हम जाते हैं, अपनी बातों को कहने लगते हैं तो कुछ भी बोलने लगते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूं कि आप अपने बारे में बताएं, देखिएगा भी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? हाँ, आप अपने बारे में बताएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लास्ट आप। हाँ, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, हाँ, आप बताइए। तीनों का तीन अलग अलग चीज दिखा। अब कंसाइज वे क्या है? उन्होंने बड़ा अच्छा से बोला, इन्होंने भी अच्छा बोला, ये थोड़ा और, ये पूरी बात बता नहीं पाए। तो होना क्या चाहिए था? जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन पूछी तो मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और मेरी हॉबी क्या है जनरली। यदि मैं जॉब कर रहा हूं तो फिर मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो कंसाइज कहने का ऑलवेज मतलब है कि मैं टू दी पॉइंट अपनी बात को लिख रहा हूं, एक ही आर्गुमेंट को बार बार रिपीट नहीं करना। और ये प्रॉब्लम आएगा आपको कहां? जब कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होगा, फिलोसफिकल टॉपिक होगा। ये इसकी सबसे ज्यादा आपको जरूरत कहां पड़ेगी? जब कोई भी आप फिलोसफिकल टॉपिक, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ गया, ठीक है, समझ में, उसमें एक ही बात को रिपीट कर रहा है आदमी, बार 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 बार, राम आम खाया, आम राम खाया, खाया आम राम। अरे भाई, तो कंसाइजनेस का सिंपल मतलब होता है कि हम अपने थॉट्स को, आर्गुमेंट्स को, जो भी लिख रहे हैं, हम जो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, उसको कम से कम शब्दों में बयां कर दें, बता दें। लेकिन कम शब्द का ये मतलब नहीं है कि उसका जो क्लैरिटी है या जो एकदम इन डेप्थ मीनिंग है वही गायब कर दिया। आप समझ में मेरी बात को? कहना हम क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कम शब्दों में अपनी बात को बताइए, कम शब्द में अपने आर्गुमेंट को दीजिए, कम शब्द में अपने पॉजिटिव निगेटिव सब बात लिखिए। लेकिन कम शब्द का यह मतलब नहीं है कि जो क्वेश्चन का मीनिंग बताना था या जो हमको नॉलेज देना था या जो कंटेंट है उसी को गायब कर दिया। ये नहीं मतलब है। मतलब है कम शब्दों में ही कंटेंट के साथ जो उसका सोल है, जो मीनिंग है, वो हमने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया। हमें क्या करना चाहिए उसमें, इसका मतलब है फालतू का एलोबरेशन। न्यूज़पेपर में दिखते हैं एक ही बात को एलोबरेट करके कितना लंबा लिखा होता है, वो स्टाइल हमने एडॉप्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर हमें कोई रिपीटेशन नहीं करना है या हमें टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। तो इन तीन चीजों को हम यदि अवॉइड कर देंगे, अननेसेसरी एलोबरेशंस, ठीक है, अननेसेसरी रिपीटेशंस, या जो टॉपिक है उससे डाइवर्जन नहीं करेंगे, तो हम क्या रहेंगे? कंसाइज रहेंगे। इसका मतलब है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको देना है, किसमें? मिनिमम शब्दों में। तो इसकी हमारी लर्निंग क्या रही? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन
क्या में? मिनिमम वर्ड्स में। कंसाइजेंस का यही मतलब है। क्लियर है? चौथा हमारा उसमें था ना, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। चौथा पॉइंट हमारा यही था। दो शब्द है, ये नॉर्मल भी मैं कहूंगा, चाहे आप पीटी दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, लाइफ में आप कहीं भी हो, ये दो शब्दों का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इफेक्टिव का मतलब क्या देख लेते हैं। कह रहा है आइडियाज को कम्युनिकेट करो इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेलिंग। मतलब मैं अपनी किसी, आपने मूवी देखी 3 इडियट, तो उसमें पूछता है ना, कहना क्या चाहते हो। आमिर खान से पूछता है ना, कहना क्या चाहते हो, वो यही है। तो आमिर खान ने बड़ा सिंपल लैंग्वेज में कहता है, मशीन क्या होता है, तो बोला ऐसे ऐसे। तो एग्जैक्ट मीन, ये इफेक्टिव एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब है कि भैया नॉर्मल शब्दों में, आम आदमी के भाषा में, आम आदमी के भाषा का कहने का भी ये मतलब नहीं है कि मैं जो कीवर्ड है उसको उड़ा दूंगा। मतलब सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं अपनी बात को सामने वाले को समझा दिया। और यही एक सिविल सर्वेंट को रिक्वायर्ड भी है। अब एक महिला आई गांव की, अब वो बातों को नहीं समझ रही है, तो मैं उसको समझाऊंगा ना उन्हीं की भाषा में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। तो कह रहा है कि भैया ये जो इफेक्टिव एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है अपने आइडियाज को इस तरह कम्युनिकेट करो, इस तरह लिखो कि एग्जामिनर एग्जैक्ट समझ जाए, क्योंकि आप तो होंगे नहीं वहां समझाने के लिए। मतलब आपका कॉपी पढ़े तो जो ये समझ रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, सब एक ही चीज समझ रहे हैं। समझ रहे? तो इस तरह आपको लिखना होगा। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? तो देखिए, हम क्या करते हैं, शब्दों का गलत चुनाव कर देते हैं। उसकी वजह से क्या है, आपका शायद मीनिंग चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज हो जाए। अब देखिए, फिर मैं 3 इडियट का एग्जांपल लूंगा। चतुर, चतुर देखे उसने क्या किया, वर्ड को इधर से, तो क्या हो गया, मीनिंग कुछ और निकल गया। तो ही कह रहा है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, कह रहा है चूजिंग द राइट वर्ड टू कन्वे, जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं, हम वैसे शब्द को चुन करें जो हमारे टॉपिक से मैच करता है और वो मीनिंग को मेरे एक्सप्रेस कर देगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपने सही शब्दों का चुनाव किया है तो अपने आप वो कंसाइज हो जाएगा। मान ले आप कहते हैं जियो स्ट्रैटेजी, तो जियो स्ट्रैटेजी अपने आप में वो मीनिंग समझा देगा। अब जियो स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए आप मान ले 5 लाइन भी लिखेंगे तो शायद कम पड़ जाए उस मीनिंग को समझाने के लिए। आपने एक एग्जाम्पल ले लिया तो अपने आप मीनिंग समझ गया। तो यदि सही शब्दों का चुनाव किया, अब यहां पे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर क्या मुझे आज से ही डिक्शनरी लेके पेपर? अरे भैया नहीं, डिक्शनरी उक्शनरी लेने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 और 2 में जो पढ़ रहे हैं ना, वही मोर देन एनफ है। उसमें भी तो हम शब्द सीख ही रहे हैं डेली। डेली हमारे क्लास में मुझे लगता है डेली 10 से 15 नए शब्द आते होंगे, और उसको आप लिखते भी हो क्लास में। डेली आंसर प्रैक्टिस में है आप लोग। आप लोग की सबसे अच्छी बात है कि आपका हाथ अब खुल रहा है, डेली आप लिख रहे हैं। आज जब मेरी क्लास में बैठे हैं तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मतलब जिसमें जो उसमें एडमिशन लिए हुए हैं, वो ये नहीं कह सकता कि सर मैंने अभी तक एक आंसर नहीं लिखा, चाहे वो फाउंडेशन का हो चाहे मेंस का हो। तो ध्यान क्या रखना है, दोनों बातों का, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट। सेम चीज आपको लाइफ में भी है, इंटरव्यू में भी है। इंटरव्यू में बाबा एक अजीब सी बात हो जाती है, आप एग्जैक्ट अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह कोई और शब्द बोल दिए। अब वो शब्द का आपको मीनिंग नहीं पता है, इंटरव्यूअर रुकेगा, बोलेगा रुको बेटा इसका मीनिंग बताओ क्या है, या वहां से कहीं और चला गया। समझ में? एक दोस्त यूपीएससी के इंटरव्यू में जब वो बाहर निकला तो बोला यार साहब इंटरव्यू बेकार होते हैं, ये। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला यार मेरे से तो प्रिंटिंग प्रेस पे ही उसने क्वेश्चन 7-8 पूछ लिया। तो मैंने कहा कि तुमने कुछ बोला होगा। बोला यार एक ही जगह पे हिस्ट्री में हमने कहीं से वर्ड यूज कर दिया था,
और उसके बाद कहानी पूरी इंटरव्यू ही चेंज हो गई। तो माय डियर, बात मत कीजिए, हमें ध्यान रखना है शब्दों का, और सिविल सर्वेंट बन के तो शब्दों का और ध्यान रखना है। हमें ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दी जाती थी। मैं जब ट्रेनिंग में था सिविल सर्विस की, तो मैं बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है, बड़ा अच्छा एक शब्द है, बोला कि जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक शब्दों का यूज करो, देखते हैं। समझ रहे हो, कोई काम कराने आया, हाँ देखते हैं, अरे काम नहीं हुआ, फिर देख लेते हैं, कब होगा देखते हैं। मतलब सब जगह ये फिट है, और कितना छोटा शब्द है, और सबसे कम समय में सामने वाला दुखी भी नहीं होगा, हाँ देखेगा। मतलब ऐसा भी होगा, बहुत बार थे एमएलए एमपी कॉल करते थे, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, दूसरी बार मैं कॉल कर रहा हूँ, सर दोबारा देख लेंगे। अब देखेंगे फिर देखेंगे। समझिए, मान ले आप पे कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है कोई ऐसी काम करने को, तो वहां पे आपका फेवरेट डायलॉग है सिविल सर्वेंट, देखते हैं, तो सामने वाला भी नाराज नहीं हुआ, आपकी भी इज्जत बच गई, आपने भी ना टाइम दिया, ना डेट दिया, ना ईयर दिया। ईयर दिया क्या, किस ईयर में देखेंगे, कब तक कंप्लीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो आपको भी मैं एक अच्छी सलाह दूंगा कि आज हमारा सिंस फर्स्ट डे है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज से ही इन बातों को, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एस्से को लिखें। हमारा जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जीवन तो ऐसे ही नरक में चल रहा है आजकल, प्रिपरेशन भी तो अपने आप में एक नरक कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सारी लर्निंग नरक में ही होती है, स्ट्रगल में ही होती है, सेक्रीफाइस में ही होता है। जब सेलेक्ट हो जाएंगे, अब जो सेलेक्ट हो गए हैं वो कॉल करते हैं, सर अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, मैं 2 महीने से ऐसे ही बैठी हूँ या बैठा हूँ, क्योंकि अब उनको समय एक प्रिपरेशन की आदत हो गई, अब अचानक कोई काम नहीं है, ठीक है, जितना माला उला पहनना था वो सब पहना लिया 1 महीना में, अब वो भी कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। शुरुआत में तो 10 दिन खूब माला पहनाया गया, लेकिन अब तो माला भी रुक गया, समझ में। तो मेरा कहना है कि यही टाइम है और यही 70th है, डेट पहले से पता है, पहली बार बीपीएससी डेट टाइम सब बता के आया है, तो उसको क्यों ना हम एकदम क्रश कर दें, ठीक है। और यही मेंस हमारे बहुत जगह काम आएगा, चाहे आप कोई एग्जाम दें, काम आना ही आना है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट बस मैं इंक्लूड कर लूं, क्रेडिट इज गिवन, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, एग्जैक्ट और इफेक्टिव मेरा कम्युनिकेशन होगा, लिखेंगे तो हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए 4 लर्निंग हमारी क्या हुई, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। 4 लर्निंग क्या हुई, पहला सब्जेक्ट के क्या रहना है, हमें क्लोज, और आज जाके एकदम लिख दीजिए जहां भी बैठते हैं ना आप, क्लोज टू सब्जेक्ट, चाहे मेंस का पेपर 1 का आंसर लिख रहे हो, 2 का लिख रहे हो, एस्से का लिख रहे हो, पीटी का लिख रहे हो, पीटी में भी क्लोज टू क्या हो सकता है। दूसरा क्या करना है हमको, ऑर्गेनाइज करना है, कैसे, ऑर्डरली फैशन। तीसरा कंसाइज लिखना है, और चौथा इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। बस यही मेरा सिलेबस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि यूपीएससी या बीपीएससी, हम मतलब एस्से का डिमांड क्या था, ये तो अभी तक हमने समझा सिर्फ एंड सिर्फ डिमांड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ रहिए, ठीक है। लाइव नहीं चल रहा है, अच्छा आज नेट बहुत डिस्टर्ब है, सॉरी। तो कोई नहीं, अभी ये रिकॉर्डेड भी होगा आप लोग के पास, तो आराम से देखिएगा, क्योंकि अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पटना के हम कहाँ हैं, बिहार के सबसे सेंटर में हैं, और पटना के भी सबसे सेंटर में है, लेकिन नेट नहीं है, स्टार्टअप कैसे चलेगा। आज तो क्या है, नेट इज इक्वल टू हवा, बेसिक, अरे अब है नहीं तो मैं कैसे बात करेंगे हम किसी से, ठीक है।
बाहर से किसी को बुलाएंगे क्या? एक बार किसी को बुला दीजिएगा बाहर से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहा है, चल रहा है क्या? देखिए बच्चों का आ रहा है कि अच्छा, एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने समझा यूपीएससी, बीपीएससी, एसए का क्या समझा? डिमांड। और डिमांड हमारा 4 था। क्या क्या था डिमांड? पहला क्लोज टू सब्जेक्ट, दूसरा था आइडियाज को हमें ऑर्डरली फैशन में लिख देना है, तीसरा था कंसाइजली लिख देना, और चौथा था इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस। ये बात समझ गए। अब दूसरी बात हम लोग बस ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोग आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ये इसको लगा दीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस होंगे दो, लगा दीजिए। चलिए आप एक बार ठीक करके लाइए इसको। चलिए थोड़ा सा हम पैटर्न देख लेते हैं यूपीएससी का, उसके बाद हम बीपीएससी पे आ जाएंगे, ठीक है? यूपीएससी में क्वेश्चंस थोड़ा सा अब फिलोसफिकल है, एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा है, और बीपीएससी वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाती है सीधा, ठीक है? चाहे मेंस में देख लीजिए और एसए में भी आपको उसी से आसपास कहीं मिलेगा। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी पिछले साल का क्वेश्चन है 2023 में, इस बार जो मेंस हुआ, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज अपोजिट टीम। इसका मतलब पहले मुझे इसका मीनिंग समझना है और तब मैं इसका आगे लिखूंगा। सेम वे में देखिए, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। कह रहा है जो भी फ्यूचर का डिसीजन होगा वो किसके कॉम्बिनेशन से होगा? जो मेरा गट फील है और दूसरा लॉजिक है, दोनों में से एक मिसिंग हो गया तो विजनरी डिसीजन नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, नॉट ऑल हु वेंडर आर लॉस्ट, मतलब कह रहे हैं जितने आदमी जो हम कहते हैं ना कि घुमंतु प्राणी है तो लॉस्ट, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत कुछ क्या करता है, सिखाता है, ठीक है? और आगे देखिए, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। इसका मतलब क्या है? मंडेन का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? डे टू डे जो रिपीटिटिव वर्क है उसी को मंडेन कहते हैं। तो कह रहा है कि क्रिएटिविटी कहां से आती है? तो कहता है क्रिएटिविटी आती है जो डे टू डे रिपीटिटिव चीजें होती हैं उसमें क्या करने का, उसमें ही जब आप मैजिक मतलब कुछ अलग देखने की कोशिश करते हैं तो आप क्रिएटिविटी लाते हैं। देख लीजिए, चाहे दुनिया में कोई भी चीज बनी है वो रिपीटिटिव डे टू डे ही चली रही है, फिर हमें लगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो हमने एक मशीन बना दी। डेली हम कैलकुलेशन करते थे, एग्जाम्पल कैलकुलेशन बड़े बड़े कर रहे हैं, आदमी हाथ पे जो रहा है, लिख के जो रहा है, हमने क्या बना दिया? कैलकुलेटर बना दिया। और बड़ा कैलकुलेशन करना है, सुपर कंप्यूटर बना दिया। तो ये डे टू डे में ही आप अलग से कैसे, जब
पहला कंप्यूटर बना तो कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। फिर हमें लगा नहीं इतना बड़ा तो चलेगा नहीं, तो छोटा किया। फिर लगा कुछ ऐसा हो जाता जो मैं कहीं भी लेके चलता, तो लैपटॉप बन गया। अब लैपटॉप भी लगा भारी है यार, तो फिर क्या आ गया। तो ये डे टू डे में ही हम डेली देख रहे हैं ना। तो देखिए ये आपको समझना होगा एंड फिर लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विथ डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। कह रहे भैया ना लड़का इस दुनिया में स्वतंत्र है ना लड़कियां हैं, दोनों क्या हैं, दोनों ही मर रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी इश्यूज है, ठीक है। अब इसको पहले समझना होगा और फिर लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहला क्वेश्चन ये लिखते हैं आज। देखिए आज, अब ये कितना लिखना है, मैं इससे नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसका मीनिंग। क्या लिखना, मीनिंग। तो बस मैं चाहता हूं 2 पैराग्राफ आप इसको लिखिए, या मारिए पैराग्राफ को गोली, आप बस इसका मीनिंग मुझे समझा दीजिए, 1 पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ, ठीक है। आपके पास 5 मिनट है, 4 मिनट है, लिखिए हर कोई कॉपी में, ठीक है, लिखिए। देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या हुआ, वो नहीं चल रहा है क्या, ठीक है वो डाल दीजिए। हाँ, टाइमर इसका कहाँ, अच्छा टाइम आपका 4 मिनट है, चल रहा है। ये क्वेश्चन आपको बस मीनिंग लिखना है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी लिखेंगे। थोड़ा नेट चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक है, बट कोई नहीं, आप दोबारा इसको देखिएगा, ठीक है। आज थोड़ा पूरे पटना में ही चल रहा है नेट की प्रॉब्लम, बट कोई नहीं, तब भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और आप लोग लिखिए ये क्वेश्चन को, ठीक है। 68 69 हो गया, डन डन, थैंक यू। लिखिए, आप लोग भी लिखेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी लिखेंगे। 3 मिनट और है, 3 मिनट और है। अच्छा ये जो मैं आज लिखवा रहा हूं, इसका मैं आपको मॉडल आंसर भी दूंगा। तो आज जितने इंट्रोडक्शन में हम आपको दिखाएंगे, हम मॉडल आंसर भी देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वेट करेंगे मॉडल आंसर आने का, इसीलिए मैं वो देता नहीं हूं, बट आपको समझाने के लिए मैं वो भी दूंगा। डेढ़ मिनट और है, 1.5 मिनट। ये क्वेश्चन लिखना है हम लोग को, बस इसका मीनिंग समझा दीजिए मुझे। अब ये सब कॉपी मैं चेक करूंगा।
1 मिनट और है आपके पास। एक मिनट और है। थर्टी सेकेंड और है। चलिए, टाइम अप, टाइम अप। बस हो गया, जितना छोड़ दीजिए, उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन के लिए कम से कम 20 टॉपिक पे ऐसे ही लिखेंगे। अभी तो मैं समझाऊंगा, बट मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूं कि लिखना कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए, अब इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट मैं पहले क्वेश्चंस को ले आऊं, आपको दिखाऊं पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा है, देखिए इसी तरह का मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, हमें समझना होगा फिर लिखना होगा। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। कह रहा है जो सोसाइटी जितनी जस्ट है वहां चैरिटी की उतनी ही कम रिक्वायरमेंट है, और जो सोसाइटी जितनी ही करप्ट है उतनी ही ज्यादा वहां चैरिटी की जरूरत है। अब इसको समझ के लिखना है। लास्ट देखिए, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट वन हैज लर्नड इन द स्कूल। तो कह रहा है रियल एजुकेशन क्या है? तो कह रहा है रियल एजुकेशन वही है जो स्कूल में पढ़ाया गया था वो भूल गया, उसके बाद जो बच गया। क्या बच गया? वैल्यू। क्या बच गया? ऑनेस्टी। क्या बच गया? एक्सपीरियंस। क्या बच गया? डेडिकेशन। समझ में? तो हम लोग को अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आऊंगा इन क्वेश्चंस को हम लोग भी डिस्कस करेंगे। और आते हैं, देखिए ये 2001 साल पहले का क्वेश्चन है, मैं 2 साल का बस ले रहा हूं, यूपीएससी का भी दिखा रहा हूं और बीपीएससी का भी दिखा रहा हूं। इसका मतलब था कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखे? फिलोसफिकल। तो मतलब एक टाइप का क्वेश्चन कैसा है? फिलोसफिकल। मतलब हमको तैयार रहना होगा फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चंस को लिखने के लिए। फिलोसफिकल टाइप का सिंपली मतलब है कि हमको मीनिंग समझना है और फिर उसको लिखना। एक बार मीनिंग समझ गए तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मतलब सारा प्रॉब्लम कहां है? मीनिंग समझने में। चलिए और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलता है। देखिए 22 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सलेंस। कह रहा है इकोनॉमिक एक्सलेंस का फॉरेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब ये पूरी इकोनॉमी कैसे चलती है, यदि हम फॉरेस्ट को समझ लें तो हम पूरी इकोनॉमी को समझ लेंगे। उससे अच्छा मॉडल कोई हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये भी इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी फिलोसफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है पोएट कौन है? तो पोएट कह रहा है कि जिनको हमने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जिनको हमने एक्नॉलेज भी नहीं किया, मतलब जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना, लेकिन हमने क्या देखा? पोएट उस दुनिया में ले गया जहां पे हमने पहले, मतलब अभी जो आज सोच रहे हो पोएट बहुत पहले ले जा चुका है। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन, तो ये भी फिलोसफिकल था। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वोन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो कह रहा है हिस्ट्री क्या है? तो सिंपल कह रहा है कि साइंटिफिक मैन किस पे? रोमांटिक। रोमांटिक मैन का मतलब क्या है? हम अलग अलग इंटरप्रिटेशन, चाहे पोएट ने कहा, रिलीजन ने कहा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल चीजें होती रही। पहले तो ये भी मानते नहीं थे कि सूर्य क्या है, क्या मानते थे कि वो घूमता, ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे साइंस ने क्या किया? उसको प्रूफ कर दिया।
पहले कुछ और थ्योरी थी, फिर धीरे धीरे चेंज होते होते, तो मतलब हिस्ट्री ऐसा ही है, इतने लोगों का एक सीरीज है, तो इस पे हमें लिखना है। लेकिन इन सब को समझने के लिए पहले क्या करना होगा, समझना होगा। सेम वे में अब ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा मतलब मैं कहूंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जहाज बंदरगाह के मतलब a ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. एग्जाम्पल, पीटी जाने से पहले सारा लोग कहता पूरा तैयार है, पीटी आया, सर मैं बड़ा एंजाइटी में हूं सर, मेरा हो, तो इसका मतलब पीटी क्या है, समुद्र है, और अभी क्लासरूम क्या है, हार्बर है, बंदरगाह है, यहाँ आराम से लेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइम में लिख लिए पढ़ लिए। या घर क्या है आपका, हार्बर है। तो कह रहा है लेकिन घर के परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं बने थे आप, जहां एग्जामिनेशन हॉल में जाकर परफॉर्म करना था आपको, तो ही कह रहा है। तो अब इसको समझना होगा और क्या करना होगा, लिखना होगा। मतलब जब राइट टाइम आया तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए। शिप को जब समुद्र में ले गए तो डूब गया, टाइटेनिक बन गया। टाइटेनिक का यही हाल हुआ ना, बोला दुनिया का सबसे सुरक्षित शिप है, पानी में ले गए तो डूब गया। क्लियर है? चलिए ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये आपसे फिर लिखवाऊंगा। क्या कह रहा है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। लिखिए आप लोग, 4 मिनट है आपके पास, बस मुझे मीनिंग समझा दीजिए, मुझे बस मीनिंग समझा दीजिए, मैं सब कॉपी चेक करूंगा। ये क्वेश्चन अभी आपको लिखना है, 4 मिनट का टाइम है, शुरू कीजिए। बस मीनिंग समझाना है मुझे, ऐसे नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, बस ये समझा दीजिए मुझे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तीन मिनट बाकी है, मुझे बस मीनिंग समझा दीजिए, मैं एक कॉपी चेक करूंगा। अब आप भी सोचोगे पहले दिन से लिखवा रहे हैं, ऐसा ही करना होगा, लिखना ही है, वही आपको टॉप रैंक में ले जाएगा। ढाई मिनट और है। डेढ़ मिनट। एक मिनट है। लिखिए लिखिए,
जो समझ में आए लिखिए, अभी घबराना नहीं, आज थोड़े मास्टरी हासिल कर लेना है। जो आपकी अंदर की बातें हैं लिख दीजिए इसमें। गलती करना है, गलती करने से नहीं डरना है। लिखिए, लिखिए, जितने देर पेन नहीं रुकना चाहिए, और लिखिए। हाँ, वो पता चलेगा, अब आपको रिपीट होगा क्या होगा देखेंगे। चलिए, टाइम ओवर, टाइम ओवर, छोड़ दीजिए, हो गया हो गया हो गया। समझ में? हम लोग हर दिन गलती करेंगे। आज 2 क्वेश्चन पे किया है, कल 5 से 6 क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है? पहले आप 5 मिनट लिखेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तब क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा। अच्छा ऐसे सोचना था, अच्छा ऐसे सोचना था, अच्छा ऐसे भी सोचते हैं। तब धीरे 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 चीजें क्लियर है। चलिए अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब ये देखिए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम। इसका मतलब क्या है, एक ही गलती बार बार। अब इसको समझ, ये भी फिलोसफिकल है, ये भी फिलोसफिकल था। फिर अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। ठीक है, क्या कह रहा है कि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है, चाहे आप कितनी भी एम्बिग्विटी, मतलब किसी को आंसर करना हो तो आप क्या कर दें, मुस्कुरा दें। अब समझ नहीं आएगा कि भाई तू हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है, बोल क्या रहा है। ठीक है, एक मनमोहन सिंह का बड़ा फेमस लाइन है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं, साइलेंस इज द आंसर ऑफ 1000 क्वेश्चंस। साइलेंस इज द आंसर टू 1000 क्वेश्चंस। 50 हजारों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप चुप हैं, अपने आप आंसर मिल गया। जिसको जो समझना है समझ रहे हैं। तो आज से ये काम करना स्टार्ट कर देना है सबको, ठीक है? किसी को कुछ बोलना नहीं है, खाली स्माइल करके निकल जाना है, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। कह रहा है यदि तुमने चॉइस मेक कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही। तो ये भी क्या है, फिलोसफिकल। तो आपने क्या देखा, यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे थे, फिलोसफिकल। जबकि बहुत पहले, मतलब 2014-15, उससे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन आते थे। 14 से लेकर 17-18 तक मिक्स आने लगे, और अब क्या आने लगे, सिर्फ फिलोसफिकल। मतलब रट्टा का कोई स्कोप नहीं है। ये कहीं रटाएगा क्या, नहीं, कहीं से नहीं रटाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने बीपीएससी पे। बीपीएससी पे देखते हैं, पहला पेपर देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन फॉरेस्ट को लेकर वहां पे था, लेकिन देखिए 2 अलग अलग क्वेश्चन है, बट ऑलमोस्ट जो क्रक्स है वो सिमिलर है, सेम थीम पे है। वो भी कहा फॉरेस्ट बेस्ड स्टडी है, किस चीज का, इकोनॉमिक एक्सेलेंस का। ये क्या कह रहा है, देखिए कौन, 2023 का था, ये 68 का है, ठीक है? चलिए, तो उल्टा भी हो सकता है कि उन लोगों ने क्या किया, हमसे थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्री, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। कह रहा है जंगल किसी का इंतजार नहीं करता, जंगल क्या करता है, अपने। इसका मतलब ये भी किस टाइप का क्वेश्चन है, फिलोसफिकल। दूसरा देखिए, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ये भी फिलोसफिकल। परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, फिलोसफिकल। फिर गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंस और एबल टू, ये भी फिलोसफिकल। तो मतलब बीपीएससी ने भी 68 में क्या किया, फिलोसफी 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 दिया। और इन सब में सबसे आसान क्वेश्चन यही था, यदि जो मीनिंग समझ जाता। और उसी में बच्चों ने बहुत अच्छे से क्या किया है, स्कोर भी किया है। अब आगे देखते हैं,
दूसरे पार्ट में वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाई हिस्ट्री। अभी हमने हिस्ट्री का वहां भी देखा था, हिस्ट्री एक सीरीज है ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। तो इसीलिए मैं दोनों को आपको दिखा रहा हूं। मैदान में कूदने से पहले मैदान तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर तो ये भी क्या है, फिलोसफिकल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तीसरा, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, फिलोसफिकल है। और फिर एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक हमको कितने तरीके के क्वेश्चन दिखे, एक फिलोसफिकल और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए अब आ जाते हैं 69 पे। 69 में ये पेपर थोड़ा और रिलेटिवली आसान हो गया, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक सब बच्चा लिखेगा। जब क्वेश्चन भारी होता है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन रिलेटिवली आसान था। देखिए ये पूरी तरह इसमें से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन सेम क्लासरूम क्वेश्चन से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो ये सारा आंसर भी लिख देते, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी हमने क्लास में किया। ब्लैक मनी इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम देखते हैं द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये भी साइंस एंड टेक, मतलब कि यदि हम पेपर 2 का साइंस एंड टेक पे हमको बहुत अच्छा कमांड रखना है, सीधा एक 100 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ में? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, करंट स्टेटस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, न्यूज में चल रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। और तीसरा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब फिलोसफिकल, डायरेक्ट एंड तीसरा। अब आ गया हमारा ये जो पार्ट है वो यूपीएससी से भी डिफिकल्ट बना देता है इसे। यूपीएससी में मात्र कितने क्वेश्चन लिखने हैं, 2। 3 घंटा मतलब 1.5 घंटा एक ऐसे के लिए समय मिला। 1100 वर्ड है, 1000 से 1200 वर्ड है, इजीली लिखा जाएगा। लेकिन ये बीपीएससी मोर डिफिकल्ट हो गया यूपीएससी से, इसलिए इन कॉन्टेक्स्ट विथ एस से, क्योंकि यहां पे कितने ऐसे लिखने हैं, 3 ऐसे लिखना है, वहां 2 ऐसे लिखना है, और उसमें भी तीसरा ऐसे क्या है, मुहावरा है। अब ये मुहावरा को समझना बड़ा मुश्किल है, जैसे फिलोसफिकल क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन हमको क्या देखने को मिला, तो इसका तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, टाइप मुहावरा बेस्ड। तो ये डिफिकल्ट क्यों है, 3 क्वेश्चन है, इसका मतलब 3 बार मेरे दिमाग को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना होगा। ऐसा ही होगा ना, मोर एग्जाम्पल चाहिए, मोर कंटेंट चाहिए। दूसरा, तीसरा बात कि एक ऐसे को लिखने के लिए समय कम है, 1 घंटा है। मैं थोड़ा भी टाइम मैनेज नहीं कर पाया तो मैं एक पूरा 100 नंबर छोड़ दूंगा। और इससे में कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होता है, या तो ऐसे लिखोगे या तो नहीं लिखोगे। समझ में? तो इसीलिए बीपीएससी का ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट है यूपीएससी के कंपैरिजन। अब आइए मुहावरा देखते हैं। बिन समझ के बोली हो सकेला का, बिन बोली के समझ हो सकेला, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज एंड सोसाइटी दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। मतलब यहां भी मीनिंग क्या करना है, समझना है। अब ये देखिए,
ये क्वेश्चन, अच्छा पिछला ये 69 का, अच्छा 68 का हम लगता है नीचे जाना भूल गए, सॉरी। हाँ ये देखिए, देखिए कितना रिपीट किया क्वेश्चन। 69 में क्या था क्वेश्चन, देखिएगा ये, धर्म के बिना विज्ञान नागर छई, विज्ञान के बिना धर्म आना चाहिए। मतलब धर्म, रिलीजन को किससे कनेक्ट किया, साइंस, और साइंस को किससे कनेक्ट किया, रिलीजन। अब आगे देखिए यहां क्या कर रहा है, बिन सोसाइटी को किससे कनेक्ट किया, लैंग्वेज, और लैंग्वेज को, मतलब ऐसा ही कुछ मीनिंग करता हुआ क्वेश्चंस दे रहा है 2 बार से, ये पैटर्न बता रहा है। ठीक है, दूसरा 69, धोबिया कुक्कुर न घर के न घर, ये हमने किया हुआ है क्लास में। मतलब हम कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब किसी काम का नहीं है। तीसरा, आगू नात न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा, ये भी क्लास में हमारा हो चुका है। क्या कह रहा है, आगू नाथ, हमारे घर में पिताजी लोग बाहर ये डायलॉग चिपकाते हैं, जब आप बड़ा लेट आ रहे हो, कोई मान ले कुछ बड़ा अजीब सा कपड़ा पहन लिया हो, खासकर महिलाएं, ठीक है, या लड़का भी बड़ा फंकी सा हेयर स्टाइल रख लिया हो, तो माँ बाप कहेंगे हाँ ना तुम्हारे आगे कोई है ना पीछे बोलने वाला है, ऐसा ही डायलॉग चिपकाते हैं। ये वही था जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। मतलब ना, मतलब कोई गार्जियनशिप नहीं है, हाँ उसकी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, गधे की तरह लास्ट में कूद रहा है, जा कहीं नहीं रहा है, बस कूद रहा है। लास्ट, अनेर धुनेर के राम रखवार, इसका मतलब जिसका कोई नहीं है, कौन है उसका। और आजकल तो भगवान राम ही चल रहे हैं पूरा, है ना, पूरा भारत ही राममयी हो गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट 70 में कर सकते हैं, समथिंग रिलेटेड विथ रिलीजन, रिलीजन साइंस, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये पक्ष हम लोग को मजबूत रखना है। इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो भी 3-4 चीजें बन सकती हैं, हम लोग उसको बनाएंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन 68 में था, मूस मोटई है तो लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा। चलिए लिखिए इसको, एक 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, बात नहीं, लिखिए लिखिए, 4 मिनट है। अरे भैया अभी कोई कंपटीशन में तो नहीं जा रहे हैं, जो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है लिखिए। यही तो डर हटाना है, हेजिटेशन हटाना। नहीं आता है, कैसे पता नहीं आता, कोशिश करो, फर्स्ट डे है, लिखो, राइट, जो आपकी समझ में आती है, सही गलत प्लीज राइट, मैं तो समझाऊंगा ही, मैं तीनों इससे जो आपको लिखाया हूं मैं समझाऊंगा और इसका नोट्स भी दूंगा। लिखिए, हिम्मत नहीं हारना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, थक गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो थकना नहीं है, लिखते रहना है, चाहे आए या ना आए, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखिए, फिर पता चलेगा ना, जब आप अपने दिमाग को बहुत प्रेशराइज करेंगे तब पता चलेगा, अच्छा जब मैं बताऊंगा तो दिमाग खुलेगा, तो दिमाग खुलेगा, ट्रस्ट मी। मूस मोटई है लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई। सोचो, जितना आप सोच सकते हो, दिमाग को एक्सपैंड करो, गेस मारो, जितना वाइल्ड सोच सकते हो। आज मजा आएगा आप लोग का कॉपी पढ़ने में, अलग अलग इंटरप्रिटेशन आएंगे, देखिएगा कितना मतलब हंसी भी आएगी, अच्छा भी लगेगा कि देखो दिमाग क्या क्या सोच सकता है। कुछ लोग कहेंगे सर हम लिखेंगे ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। भैया हमारा कोई इज्जत नहीं है, क्लास में किसी की कोई इज्जत नहीं होती है। लिखिए,
लिखिए, 1.5 मिनट और है, लिखना तो पड़ेगा। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, कोई भागेगा नहीं। 12 बजे हम लोग क्लास खत्म कर लेंगे, मैं आधा घंटा सबकी कॉपी चेक करूंगा, तो लिखना तो पड़ेगा। लिखिए लिखिए, 1 मिनट है अभी। हाथ कैसे रुक गया? जो समझ में आ रहा है लिखो, लिखो। मतलब अलूल जलूल भी लिखने में शर्म आ रही है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। तुम्हारा तो पक्का में चेको, और भी अच्छे से देखो, लिखो तुम। वो इसलिए लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम पहले ही अपने दिमाग को रोक लिए। लिखो लिखो लिखो। लास्ट 30 सेकेंड है। लिखो लिखो, प्लीज राइट। चलिए, टाइम ओवर। दिक्कत हुई? हर दिन हम लोग को इस दिक्कत से निकलना है, ठीक है? अब देखिएगा, जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा एक, ये वर्ड का मीनिंग समझते हैं क्या कोई? क्या होता है? ये तो हम भी जानते हैं। मीनिंग क्या होता है? ऑनलाइन भी स्टूडेंट बताएंगे क्या है मीनिंग इसका? अबे भाई, एक कोई बोलो, सब बोलोगे मैं नहीं समझूंगा। रिग्रेट, हाँ। सरप्राइज, हाँ। किस चीज का एक्सप्रेशन? हाँ, ये साइकोलॉजी में एक शब्द आया। एक मिनट, हमसे इधर हमसे बात कीजिए, और किसी से नहीं। अरे बात मत कीजिए। आहा इफेक्ट, इसको कहते हैं आहा इफेक्ट। ये साइकोलॉजी में स्टडी से प्रूफ हुआ। आहा इफेक्ट क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने कोई चाबी कहीं रख दी हो, या कोई ऐसी चीज हो रख दी हो, एक दिन सोचे याद नहीं आया, फिर अचानक वहां रखा था, तो जो फीलिंग है ना उस समय की, जो अचानक दिमाग एलिमिनेट हुआ, बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ, ये वहां था, तो इसी को आहा इफेक्ट कहते हैं। अभी मैं जब आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँगा, तब जिन जिन लोगों ने बाबा ऑनेस्टी से पूरा दिमाग ट्राई कर लिया, उनको बड़ा अच्छा लगे। अच्छा, ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? को अच्छा लगेगा। अब एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहले इसी को ले लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है? क्योंकि अभी तुरंत हुआ है। तो देखिए, अभी अगेन मैं इससे स्टार्ट अभी नहीं किया, मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आया है और इसका मीनिंग पहले हम लोग को समझना है। तो आज 5वीं लर्निंग क्या है? 4 लर्निंग तो थी ऐसे का। डिमांड क्या है? 5वीं लर्निंग क्या है कि किसी क्वेश्चन का हमें सबसे पहले क्या समझना है? मीनिंग। और इससे पहले हमारी लर्निंग हुई कि 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कितने तरह के? क्या क्या है 3 तरह के? फिलोसफिकल, डायरेक्ट क्वेश्चन, और तीसरा मुहावरा। और दूसरी बात कि हमें चाहे क्वेश्चन तीनों तरह का हो, हमें पहला चीज क्या करना है? उसका मीनिंग समझना है। मीनिंग समझ लिया, लाइफ आसान हो गई। तो चलिए हम देखिए अब कैसे। मूस क्या है? वो चूहा जो बड़ा वाला मूस। तो कह रहा है मूस मोटई है, मोटई है। अब देखिए मोटई है का यहां देखिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। मूस को हम चूहा भी बोल सकते हैं, वीक पर्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है? वीक रूलर बोल सकते हैं, वीक गवर्नेंस बोल सकते हैं। देखिए, इससे आपको यह आजादी देता है कि आप उसको क्रिएटिवली इंटरप्रेट
कर सकते हैं लॉजिकली, यदि आप उसको अच्छे से बता पाए तो थोड़ी देर बस इतना ही समझते हैं कि एक चूहा है, मोटाई है, मोटाएगा चूहा कैसे? पौष्टिक आहार मिलेगा उसको, मतलब न्यूट्रिशियस फूड। लोढ़ा हुई है, कह रहा है कि चूहा को आप कितना भी पौष्टिक आहार खिला लीजिए, प्रोटीन का पूरा होता है ना डब्बा, प्रोटीन, दूध, मांस सब खिला लीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा चूहा इतना बड़ा होता है तो लोढ़ा जो सिलवट पे हम मतलब इतना बड़ा होगा, ना कि वो हाथी इतना विशालकाय हो जाएगा और घोड़े इतना तेज दौड़ने लगेगा। ऐसा होगा क्या? तो पहले तो हमको इसी का मीनिंग समझाना था कि चूहे को चाहे कितना पौष्टिक आहार खाना खिला ले, वो ज्यादा से ज्यादा अपने साइज से थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हाथी की तरह विशालकाय नहीं बन सकता और ना ही वो घोड़े की तरह तेज दौड़ सकता है। पहला पैराग्राफ इतना ही बताना था। इसका मतलब है मूर्ख व्यक्ति को चाहे आप कितना भी ज्ञान दे लें, कहता है ना मूर्ख को पैसा दे दो ज्ञान मत दो, ये वही कह रहा है। सो कितना भी ज्ञान दे लीजिए, वो आप जो बनाना चाहते हो नहीं बनेगा। क्लियर है? इतना ही मैंने आपको मीनिंग बस लिखने को कहा था। क्या इतना भारी था? क्या इतना भारी था? नहीं भारी था। लेकिन हम क्या कर गए, पहली बार में गिव अप कर गए, अरे हमें तो ये आता ही नहीं है। भैया हमारे दिमाग की सोचने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कहा ना, एक अभी मैंने रिसेंटली मैं एयरपोर्ट पे बैठा था तो मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक है। मतलब मुझे जब भी निराशा होती है जीवन में तो मुझे लगता है मैं फिर किसी से मिलता जाता हूँ, एक मूवी देखता हूँ और मैं एकदम पॉजिटिव हो जाता हूँ। मेरे सारे इंटरव्यू में मूवी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में, क्योंकि मैं उसको लेकर बहुत प्रिपेयर्ड था। तो एक मूवी भी मैंने देखी, न्याड, ठीक है, न्याड एक हॉलीवुड मूवी है, बस 2 मिनट समय लूंगा। ये जो मूवी है ये अब आपके एस्से का भी एग्जाम्पल हो सकता है। कोई स्टोरी लिखेंगे तो, कोई एग्जाम्पल लिखेंगे तो, डिटर्मिनेशन का, करेज का, विमेन एम्पावरमेंट का। तो न्याड एक महिला का नाम है, इनका नाम है डियाना न्याड। ये एक स्विमर है अमेरिका की। ये स्विमर है और ये बहुत अर्ली एज में सारे रिकॉर्ड तोड़ लेती है, इंग्लिश चैनल पार कर लेती है, सबको कम से कम सारे मैक्सिमम रिकॉर्ड इनके नाम पे थी। ये डिसाइड करती है 28 साल की उम्र में कि मैं दुनिया का सबसे डिफिकल्ट चैनल पार करूंगा। और वो कहां से कहां था? क्यूबा टू कितना? फ्लोरिडा। क्यूबा से कहां? फ्लोरिडा। कितना माइल? 120 माइल। मतलब इस डिस्टेंस को कवर कितने घंटे में हो सकता था? कितना? 60 आवर्स। मतलब 60 घंटे वो स्विम करते रहेगी कंटिन्यूअस, और बीच में उसने किसी ने उसको टच कर लिया, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और वो जो समुद्र है क्यूबा से लेके फ्लोरिडा तक दुनिया का सबसे ज्यादा स्टॉर्मी है। वो शार्क्स बहुत होते हैं, जेली फिश होती हैं। जेली फिश ऐसा है आपके चेहरे पे आ जाए तो आपको जलन होगी। फायर फिशेस होते हैं। वो 28 साल की उम्र में अनाउंस करती है कि मैं इस चैनल को पार करूंगा, लेकिन वो पार नहीं कर पाती है। फिर वो स्विमिंग छोड़ देती है। 60 साल की उम्र में अचानक उसको ध्यान आता है, उसको लगता है जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, क्या है क्या है। तो उसको एक डायलॉग याद आता है जो उसके फादर कहते थे कि इस दुनिया में तुम क्यों पैदा हुए हो, क्या कुछ तुमने चेंज किया? हाँ, तो उसने देखता है मैंने बहुत सारी अचीवमेंट की, लेकिन जो उसका ड्रीम था उस चैनल को पार करना वो पूरा नहीं किया है। तो 60 की उम्र में वो सोचती है कि अब मैं इस चैनल को पार करूंगा। तो सब लोग उसको बड़ा डिस्करेज करते हैं, लेकिन ये महिला कहती कि नहीं, एक बार ट्राई तो मैं करता हूँ। ट्राई, पहले दिन ट्राई करती है तो 8 किलोमीटर स्विम कर जाती है। 8 किलोमीटर भी बहुत बड़ा नंबर है।
अब देखिएगा इसकी स्टोरी, सबके अगेंस्ट जाकर ये शुरू करती है। पहला अटेम्प्ट 61 के एज में लेती है, 42 किलोमीटर जाती है, जेलीफिश इसके चेहरे पे आके हो जाता है तो इसका चेहरा जलने लगता है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरे में भी प्रॉब्लम हो जाती है, 62 में फिर लेती है, नहीं कर पाती है, 63 में लेती है, नहीं कर पाती है, 64 में लेती है, नहीं कर, 65th अटेम्प्ट में ये पूरा क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। 65 साल की उम्र, पूरी दुनिया कहती है कि ये नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो कहती नहीं, ह्यूमन डिटर्मिनेशन। 60 घंटे मैं स्विमिंग करने का बहुत कोशिश किया, मैं सीख नहीं पाया, तो मुझे दुनिया का ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, और कोशिश भी करोगे तो आधा घंटा 1 घंटा बाद आप थक जाओगे, क्योंकि बड़ा एग्जॉस्टिंग है। लेकिन ये महिला 60 घंटा समुद्र में विदाउट एनी एड तैरती है और सफल होती है। कितने के एज में? 65। तो मैं ये बस इस एग्जाम्पल से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, इमेंस है। तो ऐसा हो नहीं सकता जो भी कहना कि नहीं आता, ऐसा नहीं है, आएगा। सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे और जब उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा दिमाग उतनी जल्दी कैच करेगा। समझ रहे हो इस चीज को? इसका मीनिंग क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं। हाँ। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन अभी कर रहा हूं। यहां पहले मीनिंग क्लियर है कि इसका मीनिंग क्या है, ये जो दिख रहा है वो मीनिंग क्या है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये तो जो कह रहा था हमने उसको बस बता दिया, लेकिन ओवरऑल ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है? ओवरऑल ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक नेचर वर्सेस नर्चर, जो आपका नेचुरल एबिलिटी अलाउ करता है उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं जा सकता है, पहला। दूसरा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? एस्पिरेशन वर्सेस रियलिटी। मैं एस्पिरेशन देख रहा हूं कि मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा, लेकिन रियलिटी ये पॉसिबल है क्या मेरे जैसे आदमी के लिए एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना? नहीं। बास्केटबॉल के लिए 6.5 फीट 6 फीट के लोग चाहिए, हम लोग 5.5 फुट वाले कहां बनेंगे? तो रियलिटी भी आपको एस्पिरेशंस पता होना चाहिए। कोई आप एस्पिरेशंस देखते हैं तो उसके लिए रियलिटी क्या होगा आपको पता होगा। पता होगा तो आप क्या करेंगे? सक्सेसफुल होंगे। और यदि आपको रियलिटी नहीं पता होगी तो क्या करेंगे? आजकल आप सुनते होंगे, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, कोटा में इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, दिल्ली में इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बोरिंग रोड में इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? एस्पिरेशंस और रियलिटी का मिसमैच है। तो हमारा क्वेश्चन लिमिट कहां चला गया? एस्पिरेशन वर्सेस रियलिटी, नेचर वर्सेस नर्चर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा यहां चला गया। ठीक है, इसका मतलब है मूस जो चूहा था उसका नेचर ने अलाउ किया है इतना ही एक्सपेंड करना, वहां थी कि चाहे उसको कितना भी खिला लीजिए। तो नेचर ने जो आपकी बायोलॉजिकल लिमिटेशन फिक्स की है उसको चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लें उसको बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं किया जा सकता। दूसरा, चूहा सोचेगा मैं हाथी बन जाऊं, चूहा सोचेगा मैं घोड़े की तरह तेज दौड़ने लगूं, पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब उसने एस्पिरेशन देखा, लेकिन रियलिटी भी क्या करना होगा? चेक करना होगा। इसका मतलब है कि मैं चाहे इंडिविजुअल हो, नेशन हो, कम्युनिटी हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एस्पिरेशंस देखता है तो उसको क्या साथ में साथ चेक करना होगा? रियलिटी। सुसाइड, जैसे स्टूडेंट लोग सुसाइड क्यों करते हैं? एस्पिरेशंस वर्सेस रियलिटी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है कि ये नहीं करना था, लेकिन वो किसी और के दबाव में चले गए, या उस प्रेशर को। तो इसका मतलब एस्पिरेशंस आपने यहां रखा है, आपकी हैंडल करने की कैपेसिटी इतनी है, ये गैप है। इट कैन बी इंक्रीज, यस इट कैन बी इंक्रीज बाय ट्रेनिंग से, लेकिन मैं वही कहा एक लिमिट हर चीज की है। ठीक है,
तो आप इस एग्जाम्पल्स को, अभी हम लोग आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम लोग उसमें जाते नहीं हैं, अभी बस समझिए कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो हम हर एक क्वेश्चन के पहले बताएंगे कि आपको समझना कैसे है। क्लियर है? डन? चलिए, अब जैसे अभी देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे बात डिबेट चलता है। कुछ लोग कहता है कर लेगा, कुछ लोग कहता है नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी चेक तो करना होगा हमको। ठीक है, यदि हम एस्पिरेशंस देख लें और रियलिटी देखे ही नहीं तो क्या हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएंगे? क्या नहीं। लेकिन देखिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए रियलिटी चेक के बाद ही, और तब हम शायद अचीव कर लें। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा पहला, क्या था क्वेश्चन? द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। यही क्वेश्चन था हमारा। इसका आप लोगों ने लिखा। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या कहता है कि भाई टाइम टू रिपेयर द रूफ एक पार्ट है, व्हेन द सन इज कह रहा है, ये क्या बताने की आपकी कोशिश कर रहा है? यदि इसका मीनिंग देखेंगे आप, मीनिंग देखने की बात करेंगे तो मीनिंग सिंपल कह रहा है कि जब सूर्य चमक रहा हो उस समय अपने छत्र की मरम्मत कर लें। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है, अब सोचिए, मान ले बारिश आ गई और आपका छत की मरम्मत नहीं हुई, तो उस समय बनाने जाएंगे तो छत ठीक हो जाएगा क्या? नहीं। डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, अब क्या करेंगे आप? आपको बांध कब ठीक कराना था? जब फ्लड नहीं आया था, समय बहुत पहले था, तब करते ना। अब आप देखते होंगे अभी धीरे धीरे, आप देखिएगा पटना में भी होता है, जैसे जैसे मॉनसून आने लगेगा सारे नालों की सफाई होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब बारिश आएगा तो मैं थोड़े नालों की सफाई करने जाऊंगा। तो वही कह रहा है, इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कब होना होगा? जब आपका सबसे सही समय चल रहा हो। ये नहीं कि जब बुरा समय चल रहा है तब मैं अपने आप को प्रिपेयर करने लगा। नहीं 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 नहीं, जब आपका बेस्ट टाइम है तो फ्यूचर में आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम अपने आप को क्या करेंगे? एग्जाम्पल, हमारा देश देख लीजिए, 2 वोलेटाइल नेबर से है। अब युद्ध होगा तब हथियार बनाने जाएंगे क्या? नहीं, हमको पहले से प्रिपेयर रखना होगा। कब? जब अच्छा टाइम है। आज देखिए, अब आप लोग भी सोचते होंगे कि भारत इतना मिसाइल क्यों खरीद रहा है, रफाल खरीद रहा है। कल ही देखिएगा ड्रोन का साइन किया अमेरिका से। क्यों? बोला तो जब तो युद्ध ही नहीं हो रहा है, क्यों फालतू का मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं पैसा? इसलिए बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जब आज अच्छा समय है, पैसा है, तो फ्यूचर में वो देख रहे हैं कि 2 वोलेटाइल नेबर पर हम पे अटैक करेगा तो हम पहले से प्रिपेयर होंगे। और उसको भी पता होगा कि इसके पास प्रीडेटर ड्रोन है, इसके पास पहले से रफाल जेट है, वो हम पे अटैक नहीं करेगा। तो हम पहले से प्रिपेयर हैं। इसका मतलब प्रोएक्टिव। क्वेश्चन अब कहां शिफ्ट कर गया? जो व्यक्ति अपने जीवन में विजनरी है तो क्या करेगा? अपने अच्छे समय में अपने आगे आने वाले प्रॉब्लम को देखकर क्या करेगा? स्टेप लेगा। आज स्टेप लेगा। एग्जाम्पल आप सुनो, कोडैक कैमरा जब अपने अच्छे समय में था तो फ्यूचर की प्रॉब्लम को नहीं देखा, कोडैक खत्म हो गया। बहुत सारी घड़ियां आप सुने होंगे, HMT, क्यों? वो फ्यूचर को नहीं देख पाए, इसीलिए अच्छे टाइम पे वो फ्यूचर का मेजर नहीं कर पाए और इसीलिए वो खत्म हो गए। तो ये सब बातें आपको लिखनी थी। जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, जब आप सबसे शांत हो, जब आपके पास अच्छे पैसे हो, तो देखिए फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब आप एक देश के लेवल पे सोचते हैं तो देश का इकोनॉमी में अच्छा चल रहा है तो फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनको मैं लूप होल आज बंद करूं। ऐसा ही होगा ना। आप देखिएगा डीमोनेटाइजेशन हुआ, लोग बहुत ज्यादा गाली देते हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन लोग इनडायरेक्टली नहीं समझे कितना बड़ा फायदा हुआ। आज हर आदमी, मैं कहूंगा किसी के जेब में मेरे को लगता है 50-100 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। सब लोग के पास क्या है? UPI। आजकल चाय भी 2 रुपये जेब में नहीं है, मेरे भी नहीं होते हैं। UPI आप, उसी के बाद आया इनडायरेक्ट इफेक्ट। अभी आपने देखा एक फोटो आया, फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे और वो UPI से पे किए।
फ्रांस का राष्ट्रपति ऐसा देख रहा है। कुछ दिन पहले एम्बेसडर जर्मनी का और ये टमाटर खरीदने निकले। वहां पे हमने देखा, वहां के एम्बेसडर्स आए हुए थे, उन्होंने देखा टमाटर वाला भी यूपीआई रखे हुए। आजकल इवन भिखमंगे भी यहाँ पे लटका लिए। अच्छा खुला नहीं है, दे कर दो, क्यूआर कोड लेके चल रहे हैं। पूरा दुनिया हैरान है कि भाई ये ऐसा नेशन, इधर मेरे से बात कीजिए, समझ में, इतना बड़ा नेशन, मतलब जो लगता था कि लिटरेट है, ये है सांप हाथी इनका देश, आज दुनिया में टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी अडॉप्ट कर गया। समझ में, दुकानदारों के लिए भी अच्छा हुआ, उनका पैसा सीधा अकाउंट में पहुंच जाता है। लोग पहले खुला 2 रुपए ना बोल के पैसा देते ही नहीं थे, अब भैया कर दो स्कैन। दुकानदार भी पहले टॉफी चिपका देता था, किराना दुकान, अब भैया आप सीधा पे कर देते हो। समझिए, तो यही बात, ये आपको कॉपी अभी मिलेगा भी, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर समझाया हूं, जितनी बातें मैंने कही अभी, कि जब आपका प्रोस्पेरिटी हो, पीस हो, आपको फ्यूचर के लिए क्या करना होगा, तैयार। आप देख चुके हैं 1962 में हम तैयार नहीं थे, हमसे क्या किया, चाइना ने छीन लिया। लेकिन अभी देखिए हम तैयार थे, गलवान में भी हमने जवाब दिया, हमने उससे पहले कहा था, नहीं डी से नाम था भूल गया मैं, डोकलाम, दोनों जगह हमने जवाब दिया, क्यों, पहले से तैयार थे। और अब हम और तैयार हैं पूरी तरह। पहले हमारे पास बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तब बनाएंगे क्या, जब युद्ध स्टार्ट होगा, नहीं, आज जब हमारे पास पैसा है, पीस है, प्रोस्पेरिटी है, देखिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम युद्ध स्तर पे चल रहा है। देखिए कितने एग्जाम्पल आ गए, कहां कहां हम चले गए। डिफेंस लेते तो ये चल लेते, स्पेस लेते तो ये चल लेते। समझ में, क्लियर है। ये हम करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ दिमाग खुला भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये सोचा होगा आपने, तब आप अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, हो दिमाग ऐसे सीखता है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग, मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी रहा है तो मैं साइकोलॉजी को ज्यादा कोट करता हूं, सबसे ज्यादा लर्निंग ह्यूमन की कहां से आती है, ऑब्जर्वेशन से। अभी मैंने जिस तरह से सोचा, आपने देखा, अब आप उसको कॉपी करोगे, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। हम अगला 5-6 क्लास यही करेंगे, सिर्फ 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं क्या, 2 पैराग्राफ, मैं पूरा ऐसे नहीं कह रहा हूं, 2 पैराग्राफ 100 वर्ड लिख लेंगे क्या, यही काम हम अगले 6 क्लास में 1 महीना तक यही करते रहेंगे। इतना लिख लेंगे ना कि डर खत्म कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन, गर्ल्स आर, देखिए अब कह रहा है जो लड़कियां हैं वो वेटेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है महिलाओं पे, इसका मतलब, अब एक बात देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, गर्ल्स और कौन है ये लोग, 2, ये कौन है दोनों, ये किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन हमने किया, इसका मतलब हमने सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे 2 कैटेगराइजेशन कर दिया, एक को नाम दे दिया गर्ल, एक को नाम दे दिया बॉय। और ये देने वाला जेंडर कौन था, इसका मतलब सोसाइटी ने कैटेगराइजेशन बना दिया और कहा कि ये जो गर्ल है वो इस तरह बिहेव करेंगे, और जो मेल होगा वो इस तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब सोसाइटी ने अपना काम आसान करने के लिए या ऑर्डर लाने के लिए एक जेंडर का कैटेगराइजेशन किया, और एक तरह के लोग देखने वाले को, एक को फीमेल बोला, मतलब क्या है, गर्ल बोला, और एक को अब बोला कि भाई गर्ल कौन होंगी, तो इस तरह के कपड़े पहनेंगे, इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से शर्माएंगे, यदि वो शर्माती नहीं है लड़की नहीं है। समझिए आप, ये होता है। अभी लड़की, आप ही के, अभी जब आप लोग सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, अभी तो आप लोग का ऐसे भी शादी नहीं होगा, मेल को खासकर ऐसा ही है ना। मेरे को लास्ट ईयर भी 2-3 बच्चे आए, सर मेरा तो शादी ही नहीं होगा यदि मैं सिविल सर्विस नहीं बना तो।
इनको कोई पूछेगा ही नहीं। ये भी लड़कों को बहुत टेंशन है, क्योंकि मैं नौकरी तो करता नहीं हूं और बिहार में सिविल सर्वेंट के अलावा किसी की पूछ नहीं, मतलब सरकारी नौकर। तो इसका मतलब है अब आपके लिए जब माताजी या पिताजी लड़की को देखने जाएंगे, और यदि वो लड़की, अगेन मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं कैसे बिहेव करते हैं, यदि वो लड़की थोड़ा शर्माएगी नहीं तो हो सकता है आपके माँ बाप कहें कि नहीं लड़की अच्छी नहीं है। हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ये होना चाहिए था। वो हम्बल होनी चाहिए थी, मुस्कुराती दिखनी चाहिए थी, जब आए तो धीरे धीरे आए, ये नहीं कि मतलब उन्होंने डिफाइन कर दिया है। समझिए, हम लोग ऐसे ही देखते हैं, सब चीज देख चुके हैं। इसका मतलब वीमेन पे रिस्ट्रिक्शन है। किस चीज का? कपड़े पहनने का, फूड का। बेटा होगा तो काजू किशमिश ठूस ठूस के खिलाया, उसको एकदम गेंडा बना दिया। बेटी सूखी पड़ी है, जो बचा है खा लो। सब चीज पे रिस्ट्रिक्शन है। एजुकेशन, मैरिज, इनहेरिटेंस, बिहेवियर। ज्यादा हंस दिया तेज, तुम्हें तो शादी ही नहीं होगा। ऐसा ही बोला जाता है ना महिलाओं को, सोच समझ के हंसो। ये माता बोलती है, माता जी हमारी, क्योंकि माता जी को बड़ा टेंशन है कि भैया ये तो सोसाइटी वैसी है नहीं जितना पढ़ाया जाता है। लेकिन धीरे 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 चीजें ठीक हो रही। हो सकता है बहुत सारे गांव में जीन्स आज यदि महिला पहन ले या कोट पहन ले तो पूरा फैमिली बैंड हो जाए। तो हम देख रहे किस तरह के कपड़े पहनना है, किस तरह से बात करना है, मैरिज कहाँ करना है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमने एक रिस्ट्रिक्शंस। तो गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस। तो हमने पहले बताया कि सोसाइटी ने क्या किया, एक कैटेगराइजेशन किया मेल एंड फीमेल का, और सोसाइटी ने क्या किया, एक डिसाइड किया कि फीमेल क्या करेंगे, मतलब रिस्ट्रिक्शंस है। पढ़ने तक पे रिस्ट्रिक्शंस है। अभी एक हमारी स्टूडेंट है, कल परसों क्लास में आई थी, 4 एग्जाम निकाला। वो जब पहली बार अररिया से पटना आई, उनके माता पिता दोनों नहीं आने दिए, वो झूठ बोल के आई और फिर यहीं रह गई। बड़ी कहाँ कहाँ पढ़ा कर उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, मेंस की स्टूडेंट थी हमारी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब पढ़ने के लिए भी अब रिजल्ट निकाल लिया है तो माँ बाप कह रहे यूपीएससी निकालो। पहले आने के लिए तैयार नहीं थे। एक श्वेता आपने देखा होगा, हमारी स्टूडेंट है, उसको देखकर मतलब कितनी लड़कियां बोली कि अब हम क्यों नहीं कर सकते। तो रोल मॉडल्स हैं। तो वेटेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शंस, बस इतना ही समझाना था। बॉयज, क्या बॉयज आसान है जीवन बॉयज का? बॉयज विथ डिमांड। सोसाइटी ने मेल को भी नहीं छोड़ा, अलग बात है, ये एहसास नहीं है, लेकिन मेल को क्या कहा, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, रोगे नहीं, तुम बाहर जाके क्या करोगे, कमाओगे, यदि नहीं कमाओगे तो कहेंगे मर्द नहीं है ये। बहुत बार मेरी मदर मुझे पहली बार बोली कि मेरी वाइफ, जब मैंने कहा कि मैं इनसे शादी करूंगा तो पता चला वो काम करती हैं, तो बोली कि तुम वाइफ का कमाया खाओगे। अरे भाई, मैं अपना कमाऊंगा, वो अपना कमाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? तो जो ट्रेडिशनल वीमेन है, तो मेल को क्या कह रही हैं, भाई दिक्कत क्या है, मैं घर में काम कर लूंगा, वो कमा ले, क्या दिक्कत है? इट्स बिटवीन टू पीपल। अब ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, तो वैसे ही मेल क्यों नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। हाँ, क्या दिक्कत है? वो दोनों यदि खुश हैं तो सब ठीक है। दूसरा, मेल रो नहीं सकता है, मेल को स्ट्रांग होना है, मेल को एग्रेसिव होना है, मेल को प्रोटेक्ट करना है। यदि मेल थोड़ा ज्यादा हंस दे, ये तो लड़की जैसा बिहेवियर करता है। यदि वो सॉफ्ट हो, मजा नहीं है इसमें, वो बात नहीं है, तो उसके क्वेश्चन किस पे क्वेश्चन आ जाएगा? मर्दानगी पे। शादी के बाद खासकर यदि आपने वाइफ की 2 बात सुन ली तो आपके क्वेश्चन किस पे आ जाएगा? एक बिहार में बहुत अच्छा वर्ड है, मऊगा। ये तो अब मऊगा हो गया है, मतलब बीवी की बातें, अब बेचारा क्या करेगा? वाइफ को एक नॉर्मल भी बात हो तो वो माँ बाप और वाइफ के बीच में पिस गया,
मैं नहीं पीसा हूं, मैं बता दूं आपको। हम बहुत हैप्पी है, लेकिन माई पॉइंट मैं देखता हूं, ऑब्जर्वेशन। लेकिन बहुत बार होता है मेरे जीवन में भी ऐसा, जब आएगा माँ बाप कुछ कह रहे, वाइफ, दोनों के बीच में आएगा ऐसा। लेकिन आपको क्या करना है भाई? यदि आप सॉफ्ट हो गए तो आप मर्द नहीं है। इसका मतलब बॉयज विथ डिमांड। डिमांड क्या है? पैसा कमा कर लाने का, एग्रेसिव होने का, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का, है ना? महिलाएं बाहर जाती है तो कहते हैं मेरे को तुम जाओ बहन के साथ, तो है ना सिक्योरिटी का भाव। तो बॉयज विथ डिमांड, यही 2-3-4 पॉइंट लिख लेना। कह रहा है तीसरा पार्ट देखिए। अब देखिए मैं एक तो रहा हूं ना, ऐसे ही बस मीनिंग समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेरे क्लास में एकदम सिंपल चलिए, आराम से मार्क्स आएगा, ज्यादा दिमाग लगेगा कुछ नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है? इक्वली। बाबा दोनों खतरनाक है, दोनों स्टीरियोटाइप है। दोनों स्टीरियोटाइप है ना भाई। क्या मर्द है तो उसको दर्द नहीं होता है? क्या वो रोता नहीं है? रोता है बेचारा, छुप के कहीं और रोता है। रोता सब है, रोते सब है। साइकोलॉजी में जाएंगे तो कहता है कि मेल और फीमेल में हर मेल में फीमेल का कैरेक्टर है और फीमेल में मेल का कैरेक्टर है। ये होता है कि यदि फीमेल है तो 51% फीमेल है, 49% मेल है, और मेल है तो 51% मेल है, 49% फीमेल। कैरेक्टर ऑलमोस्ट। उसके बाद दोनों खतरनाक है। इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया तो हमने क्या किया? उसके ग्रोथ को रोक दिया। सोचिए सोसाइटी का 50% महिलाएं पार्टिसिपेंट ही नहीं बन रही हैं, इसीलिए हमको क्या लाना पड़ा? अभी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन लाना पड़ा। बिहार में 35% नौकरी, क्योंकि 50% लोग रिप्रेजेंटेड नहीं थे। डिमांड, बच्चा मेल रो नहीं रहा है, इमोशन वो क्या हो रहा है? हार्ड हो गया, वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऐसे ही कहा, वाइफ ज्यादा बोले पीट दो, नहीं पीटोगे तो तुम मर्द नहीं, बाहुबली नहीं हो। तो ये क्या कह रहा है? इक्वली हार्मफुल है। ठीक है, तो ये मीनिंग समझ गए आप लोग? ये सब बातें हमने इसमें लिख दी है, तो आराम से जाके घर पे आप इसको एक बार। मैं अगला 5-6 क्लासेस जो लूंगा वो इसी तरह सबका आपको नोट्स दूंगा, ताकि देखिए अब कितने फेज में हमारा चलेगा। पहले आप लिखेंगे पहले, फिर मैं उसको क्या करूंगा, फिर मैं इसको चेक करूंगा, और फिर आपको एक मॉडल आंसर। अगेन मॉडल आंसर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन तक दूंगा, सिखाने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बात सुनने के बाद आप शायद लिखे नहीं होंगे, लेकिन आपको लिखना चाहिए था जितनी बातें मैं बोल रहा था। तो आपको मैं दिया कि लिखते कैसे। क्लियर है? यहां पे ये जब 4 फेज में होगा काम तो हमें लिखना आ जाएगा। हमारे पास 5 महीने, मैं आपको बोलता हूं 1 महीना के बाद आप सब दौड़ने लगेंगे, डर खत्म हो जाएगा, मैं लिख लूंगा, ये बात आपको पता होगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछे मेरे से। बस 1 मिनट रुक जाइए। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? कल की क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे सोचते हैं उस पे करेंगे, और 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए कल कोई एब्सेंट मत होइएगा, ठीक है? और जो आपके दोस्त लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताइएगा, ठीक है? हाँ, अब पूछिए, कोई डाउट? क्या पूछ रहे थे कोई? हाँ एकदम। अब क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए तो हम बाद में बात करेंगे, हम उस पर अभी जा ही नहीं रहे। हम तो बस एक नॉर्मल वे में कह रहे हैं, क्या होना चाहिए था मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस आज की क्लास में मेरा मोटो इतना था, ये बता दें इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या होना चाहिए था। हम आगे डिस्कस करेंगे ना, वो आएगा, ट्रस्ट मी। हम सब फेज मैनर में ले चलेंगे। आई एम श्योर आज मैं फास्ट नहीं था, इतने स्पीड से चलेंगे, ठीक है? तो सो डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं सब पे आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। तो चलिए अब मैं आंसर चेक करता हूं
ठीक है आप लोगों का, और फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। कोई भागिएगा नहीं, मुझे चेक कराइएगा, ठीक है, और फिर हम लोग कल क्लास में मिलेंगे। कल सेम क्लास टाइमिंग है। थैंक यू।